हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की हम इस वीडियो के थ्रू अपने यूनिट थर्ड को स्टार्ट करते हैं। यूनिट थर्ड, और ये यूनिट जो है बेसिकली बिलोंग करती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से और ग्लोबल एंटरप्राइजेस से। बट नाम इसका दिया हुआ है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, निजी, सार्वजनिक एंड वैश्विक उद्यम। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहती है ये, हमें इसको हम समझते हैं। तो देयर आर ऑल काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल, लार्ज, इंडस्ट्रियल, ट्रेडिंग, प्राइवेटली ओन्ड, गवर्नमेंट ओन्ड, एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री। हमारे देश में हर प्रकार के बिजनेसेस अवेलेबल हैं, छोटे लेवल पर भी, बड़े लेवल पर भी, इंडस्ट्री लेवल पर भी, ट्रेडिंग लेवल पर भी। जहाँ पर प्रोडक्शन होता है उसको इंडस्ट्री कहते हैं, जहाँ पर चीज़ों को खरीद कर बेचा जाता है उसको ट्रेडिंग कहते हैं। मेरे हिसाब से आप इसको समझ चुके होंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो प्राइवेटली ओन्ड है, मतलब कि एक नॉर्मल पब्लिक, हम जैसे लोगों के पास वो व्यवसाय है, और कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हैं जो गवर्नमेंट के पास ओन्ड है। ठीक है, तो हमारे देश में हर प्रकार के बिजनेसेस आपको मिल जाएंगे। सिंस द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपने देखा है कि जो इंडियन इकोनॉमी है कंसिस्ट ऑफ बोथ प्राइवेटली ओन्ड एंड गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस एंटरप्राइजेस। हमारे यहाँ दोनों प्रकार के व्यवसाय आपको मिल जाएंगे, इसीलिए हमारी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, तो द इकोनॉमी देयर फोर मे बी क्लासीफाइड इनटू टू सेक्टर, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों प्रकार के व्यवसाय मिलते हैं, तो इसीलिए हमारी पूरी इकोनॉमी को, जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम प्राइवेट सेक्टर कह देते हैं और एक को हम पब्लिक सेक्टर कह देते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर क्या है और पब्लिक सेक्टर क्या है। प्राइवेट सेक्टर सबसे पहले, अब इसको आपको थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा क्योंकि यहीं पर कन्फ्यूज़न हो जाती है। ख़ास तौर से कंपनी के साथ हम कन्फ्यूज़न क्रिएट ज़्यादा करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें जो बिजनेस है, व्यवसाय जो है, उसका जो मालिकाना हक होता है वो किसी या तो इंडिविजुअल पर, एक व्यक्ति पर, या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास होता है, और उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। उसके अंदर जो वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो हमने यूनिट सेकंड में कर ली हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 2 में, जहां हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा और कंपनी पढ़ा। तो हम प्राइवेट सेक्टर को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं यूनिट 2 के अंदर। ठीक है, अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और हम पब्लिक सेक्टर की तरफ चलते हैं, जो इस यूनिट थर्ड का हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पब्लिक सेक्टर, वो पब्लिक सेक्टर, देखो पब्लिक सेक्टर की बात की जा रही है, सेक्टर वर्ड याद रखना, कंपनी से कंपेयर मत करना, इसको, इस बात को आपको याद रखना है। पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। तो पब्लिक सेक्टर को हम सरकारी सेक्टर भी कहते हैं, पब्लिक कंपनी को नहीं, पब्लिक सेक्टर को, इस बात को याद रखना बस आप। पब्लिक सेक्टर इज ए गवर्नमेंट सेक्टर। तो उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं? अब उसमें क्या होता है, पार्शली या होली ओन्ड जो है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की के थ्रू हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पूरा मालिकाना हक हो सरकार के पास। अब वो सरकार सेंट्रल भी हो सकती है और स्टेट भी हो सकती है, या आपके पास कुछ हिस्सा हो, कुछ इतना हिस्सा हो कि आप उसको मैनेज कर पाओ। तो देखोगे आप, जब आगे आप पढ़ोगे तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में या तो सरकार का पूरा हिस्सा होता है या कुछ हिस्सा हो सकता है। इसके अंदर जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 है। पहली को हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहते हैं, जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सेकंड को हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन कहते हैं, वैधानिक निगम, जिसको हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और थर्ड को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ठीक है, यहाँ कंपनी वर्ड आएगा तो थोड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, वो वहीं पर सॉल्व करूँगा मैं आपकी, ये भी हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तीनों फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर के लिए हम एक एक वीडियो के थ्रू इसको समझेंगे।
आगे आता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जिसको हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी कहते हैं, वो भी इसी यूनिट थर्ड का ही हिस्सा है, वो भी हम यूनिट थर्ड में ही पढ़ेंगे। तो जब 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया सरकार ने कि वो हमारे देश में आके बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, जो एक से ज़्यादा देश में काम करती हैं, जिनको हम ग्लोबल एंटरप्राइजेज भी कहते हैं, जो एक कंट्री से ज़्यादा काम करती हैं, उनको एसेस मिली हमारी इकोनॉमी की, हमारी बाज़ार की। तो वो हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना उन्होंने 1991 आफ्टर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुरू किया। तो ऐसे को हम कहते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। डीपली हम इसके ऊपर वीडियो है अलग से, वो देखेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की ये तीन टाइप के पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट जहाँ से पार्टिसिपेट करती है बिजनेस में, वो ये 3 सेक्टर्स हैं या ये 3 अंडरटेकिंग्स हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसको हम विभागीय उपक्रम कहते हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, जिसको हम वैधानिक निगम कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनी, जिसको हम सरकारी कंपनी कहते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो का फोकस है वो पहले पार्ट पर है, मतलब कि पहली टाइप पर है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो दीज एंटरप्राइजेज आर एस्टेब्लिश एज डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री एंड आर कंसिडर्ड पार्ट और एन एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। तो ये एक ऐसी एंटरप्राइजेस होती हैं जो मिनिस्ट्री का मतलब मंत्रालय, मतलब कि सरकार का एक हिस्सा होता है, सरकार के एक मंत्रालय के अंतर्गत इनको स्टैब्लिश किया जाता है और उन्हीं के थ्रू इनको ऑपरेट किया जाता है। वो मंत्रालय ही इसको ऑपरेट करता है, उसकी मैनेजमेंट की, उसकी फाइनेंस की, सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी मंत्रालय की होती है। अल्टीमेटली कहें तो गवर्नमेंट की होती है। Government function through these department and the activities performed by them are integral part of the functioning of the government. गवर्नमेंट की जो कार्यशैली है या गवर्नमेंट की जो योजना है, उसको लागू करने के लिए इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक अपना रोल प्ले करती हैं। तो सरकार अपनी जितनी भी योजनाएं हैं, उनमें से कुछ योजनाओं को इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो 2 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने फिगर के रूप में ले रखे हैं, इनके थ्रू अप्लाई करती है। इंडियन रेलवे एक है ऐसा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, रेल मंत्रालय। ठीक है, तो रेल मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और एक है भारतीय डाक, इंडियन पोस्ट, जो टेलीकम्युनिकेशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये 2 मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएं तो आप दे सकें इंडियन रेलवे और भारतीय डाक, जो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करते हैं। अब कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको हर एक में मिलेंगी। तो दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, IAS होते हैं नॉर्मली, इनके जो हेड होते हैं, तो उनके थ्रू ये काम करते हैं। एंड इट्स एम्प्लॉई जो होते हैं जितने भी, इंक्लूडिंग IAS, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं। तो ये एक ऐसी संस्था है जिसके एम्प्लॉई को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई कहते हैं। ये करती क्या है? दीज अंडरटेकिंग मे बी अंडर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, या तो ये किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है जैसे रेल मंत्रालय है, कहीं कुछ ऐसी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, और जो भी रूल सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं वो उसके एम्प्लॉय पर एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्किंग करती हैं। अब फीचर्स की बात करते हैं। पहला फीचर आता है, पहला फीचर है कि इनके पास, इनमें पैसा कहाँ से लगाया जाता है और इनका जो रेवेन्यू है होता है उसका क्या किया जाता है। तो जो भी पैसा इनको चाहिए ऐसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को चलाने के लिए, वो गवर्नमेंट के खजाने से आता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है, और उसका जो भी एनुअल एप्रोप्रिएशन है वो हमारा जो गवर्नमेंट का बजट डिक्लेयर होता है उसके अंतर्गत उसको शामिल किया जाता है। तो गवर्नमेंट के बजट का एक अहम हिस्सा होता है जो इनके ऊपर खर्च होता है। तो इनकी फंडिंग जो है गवर्नमेंट करती है एक तरीके से। जो भी ये पैसा कमाते हैं, रेवेन्यू जो भी जनरेट होता है इनका,
वो सीधा फिर सरकार के खजाने के अंतर्गत ही जाता है। तो ये है फंडिंग और रेवेन्यू से संबंधित फीचर। अब आता है अकाउंटिंग ऑडिट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट, लेखा एंड लेखा परीक्षा, जिसको हम अंकेशन भी कहते हैं, ऑडिटिंग को अंकेशन कहा जाता है। तो ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती हैं, दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। सरकारी क्रियाओं पर जो अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल होता है वो इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। गवर्नमेंट अपना ऑडिटर अपॉइंट करती है, उनके थ्रू इनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग होती है, जो फिर ये जो है पार्लियामेंट में या विधानसभा में अपनी रिपोर्ट को पेश करते हैं। एम्प्लॉई का स्टेटस क्या होता है, ये आपने पढ़ लिया कि जो भी एम्प्लॉई इनके होते हैं वो सारे गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हैं, और इनकी जो रिक्रूटमेंट है और उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, कंडीशंस हैं सर्विसेज के, वो सारे वही होते हैं जो एक गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जिसको आईएएस हेड करता है। इनका जो हेड होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का, वो आईएएस होता है। तो इनके ऊपर सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन रूल लागू होते हैं, जिनको हम सिविल सर्विस रूल कहते हैं, सीसीएस, सेंट्रल सिविल सर्विस रूल एप्लीकेबल इनके ऊपर होते हैं अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आते हैं, और स्टेट सिविल सर्विस रूल एप्लीकेबल होते हैं अगर वो स्टेट के अंतर्गत आते हैं। तो सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट है, सरकार का ही एक उपखंड होता है, सरकार का ही एक हिस्सा है जो सरकार की योजनाओं को लागू करने में हमारी मदद करता है। तो सरकार का इनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्ट्री, उस मंत्रालय के मदद से, ठीक है। तो सब डिवीज़न एक गवर्नमेंट की है, एक तरीके से गवर्नमेंट ही वो काम कर रही है। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही किसके प्रति होती है, तो अकाउंटेबिलिटी जो इनकी होती है वो उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होती है जिस मिनिस्ट्री में उसको इस्टेब्लिश किया है। रेल मिनिस्ट्री, रेलवे जो है रेल मिनिस्ट्री के लिए अकाउंटेबल है, तो उसका जवाबदेही किसके प्रति है, उस मंत्रालय के, और मंत्रालय अल्टीमेटली किसके प्रति जवाबदेही है, संसद के प्रति। अब फीचर्स क्या हैं इसके, मेरिट और फीचर नहीं, गुण क्या हैं या मेरिट्स क्या हैं। तो पहली मेरिट देखें तो ये है कि दीज अंडरटेकिंग जो हैं वो पार्लियामेंट को या संसद को फैसिलिटेट करती हैं कि इनके ऊपर, इनके काम पर जो है नियंत्रण रखा जा सके, क्योंकि जवाबदेही किसके प्रति बनती है, संसद के। तो संसद के प्रति ये जवाबदेही होते हैं, तो ये वहाँ से संसद इनको कंट्रोल कर सकती है, सरकार इनको कंट्रोल करती है, और जो अपनी योजनाएं हैं उनको लागू करवाती है। दे इंश्योर हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि संसद में जो लोग जा रहे हैं वो पब्लिक द्वारा चुने गए हैं, डेमोक्रेटिक वे में उनका चुनाव हुआ है। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इनमें सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें उनके प्रति ही जवाबदेही हमारी बनती है। जो भी रेवेन्यू ये कमाते हैं वो सीधा सरकार के खजाने में जाता है, हैंस ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करने का एक सोर्स भी है, गवर्नमेंट की आय का एक स्रोत भी ये है। जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की बात आए तो ऐसे अंडरटेकिंग, ऐसी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल के अंतर्गत आती है। तो सीक्रेसी बनी रहती है, लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं होती। तो ऐसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग नेशनल सिक्योरिटी में और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब कुछ कमियां, लिमिटेशन जो हर एक में होती हैं, तो अगर हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की सीमाओं की बात करें कि क्या कमियां हैं जिनको सुधारा जा सकता है, तो पहली ये है कि इनके ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिड होते हैं, जैसा सरकार कहेगी, जैसा मंत्रालय कहेगा उसी हिसाब से हमें काम करना है, हम अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, जैसा हमें निर्देश मिलेगा उसी तरीके से हम काम करेंगे। तो स्मूथ ऑफ ऑपरेशन के लिए हम थोड़े से इसमें क्या हो जाते हैं, हैंडीकैप हो जाते हैं। डिसीजन मेकिंग में समय लगता है, क्योंकि जो एम्प्लॉई हैं या जो हेड है डिपार्टमेंट का, वो आईएएस ही क्यों ना हो, वो अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता, उसको ये पावर नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले जाए, उसको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा उस मिनिस्ट्री से जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत वो आता है, और इतने मिनिस्ट्री से अप्रूवल आता है, इतने आप चाहते हुए भी कोई भी जो बढ़िया चीज़ है उसको अप्लाई
नहीं कर सकते, इसका मतलब प्रॉम्प्ट डिसीजन इसमें नहीं हो सकते। शीघ्र डिसीजन की जरूरत जो कभी ज़रूरत होती है वो हम नहीं ले पाते हैं यहाँ पर। अनेबल टू सीज अपॉर्चुनिटी, तो अवसर अगर हमें कोई दिख रहा है तो उस अवसर का हम फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। अवसर है हमारे पास, देख अब जैसे मैं कहूँ कि जब त्योहारी सीज़न होता है तो रेलवे चाहे नॉर्मली वो प्लान करती है हर साल, पर फिर भी अगर हम देखें तो रेलवे कुछ और भी फ़ायदा उठा सकती है, बट क्योंकि उसको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा हर कंडीशन में, तो अप्रूवल जब तक नहीं आएगा वो कोई भी डिसीजन अपने आप नहीं ले सकती। ना तो वो किराए को बढ़ाने से संबंधित डिसीजन ले सकती, ना किराए को कम करने से संबंधित डिसीजन ले सकती। तो त्योहारी सीज़न में चाहें तो वो थोड़ा कम रेट कर कर भी ज़्यादा जो पब्लिक है उसको उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकते हैं, पर ऐसी पावर उनके पास नहीं होती। तो किसी भी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर अप्रूवल आता है तभी आप उस अवसर का लाभ उठा सकते हो। तो कई केसेस में ऐसा होता है कि वो अवसर ही निकल जाता है, अप्रूवल हम तक पहुंच ही नहीं पाता। इसी को हम रेड टेपिज्म भी कहते हैं, लाल फीता शाही। आप जो भी काम करते हो डे टू डे ऑपरेशन में, नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेट इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी। तो जो एक डायरेक्शन, एक चैनल आपके लिए बना दिया गया है, आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। आप उस चेन को तोड़ नहीं सकते, ठीक है। जब वो चेन से आपके पास अप्रूवल मिल जाएगा, जब भी आप उस कार्य को पूरा कर पाओगे। आपके पास जो एक ये होता है कि यहाँ से यहीं सीधा बात हो जाए, ये आपके पास यहाँ अवेलेबल नहीं होता। आपको एक प्रॉपर चैनल ही मेंटेन करना पड़ेगा, उसी के थ्रू आप किसी डिसीजन को ले पाते हो, ठीक है। तो अगर जैसे मैं स्कूल की बात करूं, और स्कूल में मैं एज टीचर हूं, तो टीचर के रूप में पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल से वो डीडी जॉन सर के पास जाती है, डीडी जॉन से डीडी जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके पास जाती है, फिर आरडी के पास जाती हैं, आरडी सर जो भी हैं सर मैम उनके पास जाती हैं, फिर डायरेक्टर के पास पहुंचती है, डायरेक्टर सर जो हैं हमारे उन तक पहुंचती है। तो जो भी प्रोसेस है, अगर कोई प्रोसेस को अप्लाई करना है तो हमें इसी को फॉलो करना होता है किसी भी डिपार्टमेंट में। ये तो मैंने आप एक एग्जांपल दिया कि जिससे आप इसको ईजिली समझ पाएँ। तो यहाँ पर ये नहीं है, जब तक ये सारे लोग साइनिंग अथॉरिटी साइन नहीं कर देते कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो लाल फीता शाही है, जिसकी वजह से कभी कभी बहुत दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ सकता है। नॉर्मल कोर्स में ये बहुत ज़रूरी होती है, पर इमरजेंसी में कभी कभी यहाँ पर दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। नॉर्मल केस में हमें एक प्रोसीजर को फॉलो करना ज़रूरी होता है। सरकारी हस्तक्षेप अपने आप ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट चला रही है, तो गवर्नमेंट एक राजनीतिक पार्टी का होता है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसके अंदर होता ही है। उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जिसमें भी ये पार्टी है, जिसमें भी ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पड़ता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता ही होता है। और इनसेंसिटिव कंज्यूमर नीड होती है, कंज्यूमर के प्रति ये जागरूक नहीं होते, मतलब कंज्यूमर के प्रति अपना इनका रवैया जो होता है उतना अच्छा नहीं होता जितना दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का हो सकता है। तो दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द कंज्यूमर नीड्स एंड डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विस टू देम। वो उनको जो ज़रूरी सर्विसेज हैं जो एक कस्टमर को मिलनी चाहिए, ये उनको नहीं देते। देखिए हमारे देश में कुरियर, जो ये जितनी भी कुरियर कंपनी है, इनकी डेवलपमेंट क्यों हुई? क्योंकि जो इंडियन पोस्ट था उसने कस्टमर की ज़रूरतों को कभी समझा ही नहीं। आप देखोगे तो पुराने समय में देखो तो आपके पास आधे लेटर पहुंचते थे, आधे नहीं पहुंचते थे, इतनी देर में पहुंचते थे कि उस लेटर की वैल्यू ही ख़त्म हो जाती थी। तो इसीलिए क्या हुआ, कुरियर सर्विस आई। अब जैसे जैसे कुरियर सर्विस आई, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आई, तो आप आज की डेट पर देखोगे तो इंडियन पोस्ट जो है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट है हमारा, वो भी एक्टिव हुआ। उसने भी स्पीड पोस्ट करानी शुरू करी, उसने भी रजिस्टर्ड पोस्ट ले जानी शुरू करी जो खोए ना बीच में रास्ते में। तो उन्होंने उसको क्या किया, बहुत कॉम्पिटिटिव बनाया। तो ये नॉर्मली इनसेंसिटिव होते हैं कंज्यूमर नीड के प्रति। इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक है ये यहीं पर एंड होता है, मतलब कि हमारा
डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को करेंगे। थैंक यू।